नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और हम अनुच्छेद संग्रह में चर्चा कर रहे थे और अनुच्छेद संग्रह के हमने सफलतापूर्वक 13 वीडियो देखे हैं और उनमें हमने अनुच्छेदों के बारे में जाना था कि अनुच्छेदों में क्या है, या ये कहें भारत की जो राज्य व्यवस्था है किस तरह से हमारे संविधान में वर्णित है और कौन सी चीज़ कहाँ पर दी गई है। साथियों, हमने भाग 5 को पिछले वीडियो में समाप्त करके और भाग 6 को हमने स्टार्ट किया था और उस 6 भाग में हमने देखा था कि 6 भाग जो है हमारा, जैसा कि हमारे देश में संसदात्मक शासन प्रणाली है और 2 तरह के शासन हैं, एक राज्य स्तरीय और एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो हमने जब 52वें अनुच्छेद से आगे बढ़े थे और 52 से लेकर के 151वें अनुच्छेद तक हमने 5वें भाग में देखा था कि जो केंद्र सरकार या संघ सरकार है उसकी किस तरह से व्यवस्था होगी, किस तरह से वो शासन करेंगे, उन सारी चीज़ों को वहाँ पर बताया गया था। लेकिन जैसे ही हम 152वें अनुच्छेद पे आते हैं तो वहाँ पर राज्य की परिभाषा, और 153वें अनुच्छेद में आते हैं तो वहाँ पर राज्य सरकारों अर्थात केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। तो दूसरे राज्य सरकार जो दूसरे स्तर की हमारे देश में शासन व्यवस्था है, जिसके विधायिका होती है और विधानसभा होती है, जिसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात एमएलए होते हैं, वो चुने जाते हैं। तो उस व्यवस्था को हमने 152वें अनुच्छेद से आगे देखना शुरू किया था। तो हमारे लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि 152वें अनुच्छेद अर्थात भाग 6 स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर राज्य सरकारों के बारे में बताया गया है। तो हमने 153वें अनुच्छेद में देख लिया था कि राज्यपाल के बारे में, कि एक राज्य का राज्यपाल होगा और एक राज्यपाल कई राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली थी। अब हम उससे आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए थे 159वें अनुच्छेद पर और 158वें अनुच्छेद के बाद 159वें अनुच्छेद पे आते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ें हमने देख ली थी वो एक तो ये थी, ये याद रखने वाली बात है, 154वां अनुच्छेद जो है हमारा, जिसमें बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ये वहाँ पर बताई गई है। तो ये हमें याद रखना है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्य रूप से काम करने का कार्य करता है मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, और संवैधानिक रूप से मुखिया होता है गवर्नर अर्थात राज्यपाल। तो आगे चलते हैं, 159वें अनुच्छेद में देखते हैं हम कि राज्यपाल के द्वारा शपथ अर्थात राज्यपाल जो है शपथ कैसे लेता है। इससे पहले हम 155वें अनुच्छेद में देख चुके थे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अब हमने लेकिन उससे पहले ज़्यादातर चीज़ें देखी थी कि राष्ट्रपति जब नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति के समक्ष ही ज़्यादातर लोग क्या लेते थे, शपथ लेते थे। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल की स्थिति अलग है। राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करता है और वह जिस राज्य का राज्यपाल बनता है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, और शपथ वह संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और सुरक्षा की लेता है कि वो उसकी रक्षा करेगा और वहाँ की उस राज्य की जनता की सेवा करेगा। तो इस तरह से वो शपथ लेता है राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश के सामने, या यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेंगे राज्यपाल। आगे चलते हैं 160वें अनुच्छेद में। 160वें अनुच्छेद में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के बारे में है। तो ये यहाँ पर ये बताया गया है कि राज्य में यदि हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें कुछ रह गई हैं, मतलब जिनके बारे में व्याख्या नहीं की गई है, उन आकस्मिकताओं या राज्यपाल नहीं है, तो उस समय क्या होगा, तो वहाँ पर राष्ट्रपति उपबंध करेगा या व्यवस्था करेगा कृत्यों के लिए, कार्य करने के लिए। 161वां अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने देखा था कि राष्ट्रपति के संबंध में 72वां अनुच्छेद था और यहाँ पर है 161वां अनुच्छेद, क्षमादान की शक्ति।
राज्यपाल के पास उस राज्य, जिस राज्य में वो रहता है, राज्यपाल जहाँ तक उस राज्य क्षेत्र की शक्ति का विस्तार होता है विधायिका का, उनके संबंध में सिद्ध दोष होने पर उसे क्षमा करने की शक्ति वहाँ के राज्यपाल को प्राप्त होती है। और उसमें कौन कौन से हैं देखिए, कुछ मामलों में दंडादेश को क्या कर सकता है, निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। ये सारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। तो राज्यपाल एक अति महत्वपूर्ण पद है और वो इन चीज़ों को भी देखता है। न्यायिक चीज़ें मानी जाती हैं ये। तो न्यायिक चीज़ों में ये देखता है कि क्षमादान, क्षमा में क्या करता है वो को, एक तो दंडादेश को निलंबन अर्थात उस पर रोक लगा सकता है कुछ दिन के लिए। दूसरा होता है परिहार, और कोई भी सज़ा है और सज़ा की जो है प्रकृति को बिना परिवर्तन किए हुए उसको कम करना परिहार कहलाता है। लघुकरण होता है प्रकृति को चेंज कर देना, जैसे कि कठोर कारावास है उसे सामान्य कारावास में बदल देना। तो इस तरह से 161वां अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण है और इसे आप एकदम से याद कर लें, नोट कर लें कि क्षमादान की राज्यपाल में जो शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में है और क्षमादान में क्या क्या है, निलंबन है, परिहार है, लघुकरण है। 162वां अनुच्छेद, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। अब राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, राज्य के कार्य क्षेत्र में वो विधायिका काम करेगी और राज्य की कार्यपालिका उस विधायिका के विधि बनाने के बाद में उन्हें लागू करने का काम रहता है उस राज्य की कार्यपालिका का। और हमें बताया कार्यपालिका मुख्य रूप से कौन रहती है, राजनीतिक रूप से तो मंत्रिपरिषद होती है और स्थायी कार्यपालिका के रूप में नौकरशाह होते हैं। तो मंत्रिपरिषद, अब उसकी कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार संविधान की विधि के अधीन राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति होती है उस विधायिका को, और संघ के द्वारा उसे परिसीमित भी किया जा सकता है। संघ कैसे, संघ संसद के द्वारा कर सकता है। 163वां अनुच्छेद, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए। हमने देखा था कि 154वें अनुच्छेद में कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उसकी सहायता के लिए सहायता वो अधीनस्थों की सहायता से अपना काम करेगा। तो अधीनस्थ कौन होंगे, मंत्रिपरिषद होगी। उनके अधीनस्थ कौन होंगे, मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा राज्यपाल। यहाँ पर 163वें अनुच्छेद में ये सारी चीज़ें वर्णित हैं। और अब मंत्रिपरिषद के यहाँ पर राज्यपाल और राष्ट्रपति में थोड़ी भिन्नता है। राष्ट्रपति को तो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करना होता है प्रत्येक, लेकिन यहाँ पर कुछ विवेकानुसार कुछ राज्यों के राज्यपालों को शक्ति दी गई हैं, उनको छोड़ करके सामान्यतः वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करेगा। और जो मंत्रिपरिषद होगी उसका मुखिया प्रधान जो होगा मुख्यमंत्री होगा। सलाह को न्यायालय में अब यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी उस सलाह को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, किस तरह से क्या सलाह दी। और ये सारी चीज़ें राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में ही रहती हैं। अब यहाँ पे विवेकानुसार जो भी शक्तियाँ हैं कुछ जो दी गई हैं, हम आगे के अनुच्छेदों में देखेंगे। तो सामान्यतः कुछ तो वर्णित हैं, लेकिन यदि वो स्वयं विवेक के द्वारा भी विनिश्चय कर सकता है राज्यपाल कुछ मामलों में। तो यहाँ पर उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान न दे करके हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कुछ विवेकानुसार शक्तियाँ होती हैं, लेकिन सामान्यतः उसे मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करना होता है और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है मुख्यमंत्री। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 164। और अब मंत्रिपरिषद की बारी है कि मंत्रिपरिषद में क्या होता है। तो सीएम की नियुक्ति जो होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल को सलाह देता है मुख्यमंत्री।
सीएम की सलाह से राज्यपाल करता है। और ये जो मंत्रिपरिषद होती है राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जैसे कि केंद्र सरकार में होती थी। यहाँ पर सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, यहाँ पर राज्य सरकार है और वहाँ पे केंद्र सरकार थी। यहाँ पर अंतर यही है कि वो संसद के प्रति जवाबदेह या लोकसभा के प्रति थी, यहाँ पर ये विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। विधानसभा यहाँ से रह गया है थोड़ा सा, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है। मंत्री राज्यपाल के समक्ष पद, अर्थात जो मंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री, वे सब किसके समक्ष शपथ लेते हैं? राज्यपाल के। और राज्यपाल के समक्ष शपथ किसकी लेते हैं? पद की लेते हैं और गोपनीयता, अर्थात दोनों की लेते हैं। तो ये हमें याद रखनी है। और कोई भी व्यक्ति मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो 6 महीने से ज़्यादा यदि वो सदस्य नहीं है विधायिका का, तो उसे पद से रिक्त माना जाता है या उससे हटा दिया जाता है। तो ये हमें याद रखना है कि कोई भी किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे विधायिका का सदस्य होना होता है। मंत्रियों के वेतन और भत्ते जो वहाँ के विधानमंडल है वो तय करता है। इसके अलावा जब तक वो तय नहीं करे तो दूसरी सूची में वर्णित विधायिका के जो सदस्य हैं उनके लिए वेतन भत्ते मिलेंगे। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि ये पूरी कार्यपालिका के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, या ये कहें महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें याद रखनी है। अनुच्छेद से रिलेटेड करके यदि कोई चीज़ रखनी है तो वो 161 है यहाँ पर, और एक है आपकी 163। तो इन चीज़ों को हमें याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और किस तरह से वर्णित है हमारे संविधान में। अब देखते हैं कि जैसे कि केंद्र में होता था महान्यायवादी, यहाँ पर होता है महाधिवक्ता। राज्य के लिए विधिक सलाह देने के लिए भी एक अधिकारी होता है, उसे कहते हैं महाधिवक्ता। और केंद्र में जो था वो महान्यायवादी था, अनुच्छेद 76 में था। तो दोनों को रिलेटेड करके आप याद करने की कोशिश करें तो दोनों ही एक साथ याद हो जाएंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और दोनों से संबंधित ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। जब राज्य की ज़्यादा कोई क्वेश्चन आ रहे हों तो वहाँ से आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। किसके द्वारा नियुक्त होता है? राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। और महाधिवक्ता की जो योग्यता होती है वो उस राज्य के न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय होता है या हाई कोर्ट होता है, उसके न्यायाधीश की योग्यता के बराबर योग्य होना चाहिए, तभी उसे नियुक्त किया जा सकता है। महाधिवक्ता के कर्तव्य राज्य को विधि संबंधी सलाह देना होता है। राज्य सरकार की जो होती है उसे विधि संबंधी सलाह देने का काम होता है। इसके अलावा यदि राज्यपाल उसे कोई दूसरा काम भी सौंपे तो वो भी करना होता है। तो और इसके अलावा ये कब तक रहता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा महाधिवक्ता जो होता है। 166वां अनुच्छेद राज्य की सरकार का कार्य संचालन। राज्य की सरकार का कार्य संचालन जो है विधानसभा जो होती है या विधायिका होती है वो विधि निर्मित करती है, उसके अनुसार उसका कार्य संचालन होता है। और जो भी कार्य होते हैं राज्य के वे सब राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। चाहे कोई भी काम हो, बड़ा या छोटा, सब काम राज्यपाल के नाम से ही होंगे। और उस कार्य संचालन के जो नियम हैं वहाँ की विधायिका बनाती है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने का सीएम का कर्तव्य। अब राज्यपाल को जो जानकारी देने का काम होता है वो मुख्यमंत्री का होता है कि राज्य में क्या चल रहा है। मंत्रिपरिषद की सभी सूचना सीएम देगा, अर्थात सीएम को देनी होती है। मंत्रिपरिषद में जो भी निर्णय होते हैं उन सब की सूचना मुख्यमंत्री देता है। और यदि राज्यपाल को लगे तो राज्यपाल सूचना मांग भी सकते हैं, तब सीएम का कर्तव्य होता है कि वो सूचना उन्हें उपलब्ध करवाएं। मंत्री के विचार, मान लीजिए किसी मंत्री ने कोई निश्चय किया है काम करने का, तो उसको राज्यपाल और जो वहाँ का मुख्यमंत्री है वो उसमें मंत्रिपरिषद में रखवाएगा और फिर वो विधानसभा और विधान परिषद में रखवाए जाएंगे विचार। तो इस तरह से ये राज्यपाल
को कार्यपालिका के कार्यों में समाहित रहते हैं। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि 152वें अनुच्छेद से लेकर के 167वें अनुच्छेद तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में वर्णन है और हमने इन सारे अनुच्छेदों को जान लिया है। जिन छात्रों को राज्य से संबंधित या राज्य की कार्यपालिका की जानकारी की आवश्यकता थी तो वो इन्हें ज़रूर देखें। हमारा जो पिछला वीडियो है उसे एक बार देखें और उसके साथ जोड़ करके आगे यहाँ तक आएँ, तब आपको राज्य की कार्यपालिका के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अभी भी राज्य की कार्यपालिका या अन्य चीज़ों विधायिका के बारे में आगे जानेंगे, तो उनको लगातार आप देखते रहें जिससे कि राज्य की विधायिका को भी हम जान सकें। तो 168वां जो अनुच्छेद है, यहाँ से राज्य की विधायिका या विधानमंडलों के बारे में जानकारी शुरू हो जाती है। तो यहाँ से देखते हैं हम कि प्रत्येक राज्य की एक विधानमंडल होगा और जो राज्यपाल भी उसमें शामिल होगा। अब लेकिन कुछ राज्यों के लिए 2 विधानमंडल या ये कहें 2 सदन होंगे विधानमंडल के। एक तो होगा आपका विधानसभा और दूसरी होगी विधान परिषद। ज़्यादातर राज्यों में विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद भी कुछ राज्यों में है। विधान परिषद कौन कौन से राज्यों में है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद भी है। और विधान परिषद विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के विधानमंडल बनता है राज्य का। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहाँ पर विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के विधानमंडल बनता है। तो हमें ये जो विधान परिषद हैं इन्हें याद करने का तरीका ये है कि भारत को 2 भागों में हमेशा ही देखा जाता है। तो जैसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत, एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी यहाँ जब भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर अलग चीज़ रहती है और अलग ही होता है ज्योग्राफी में। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि उत्तर भारत में सिर्फ 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। और दक्षिण भारत में इनसे जैसे ही महाराष्ट्र से शुरू होते हैं तो महाराष्ट्र के दक्षिण में जाते हैं तो कर्नाटक, और महाराष्ट्र के पूरब में जाते हैं तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इस तरह से हमारे ये 6 राज्य अर्थात महाराष्ट्र के आसपास ये राज्य स्थित हैं। आपको यदि थोड़ी बहुत नक्शा देखना बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज के लिए, जिससे कि आपको ये आसानी रहेगी इन चीज़ों को याद करने के लिए। अभी 6 हैं, लेकिन 2019 से पहले 7 राज्यों में विधान परिषद हुआ करती थी और विधान परिषद 2019 में J&K से समाप्त कर दी गई, जबकि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त किया गया था। तो ये अब 6 रह गए हैं, तो इन्हें आप याद कर लें। अभी हम एक बार और देख लेते हैं इन अनुच्छेदों को या इनके को जो पॉइंट है हमारे। राज्यपाल में क्षमा करने की शक्ति होती है। 161वें अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य के जो विधायिका के कानून होते हैं उनके विरुद्ध दोष सिद्ध होता है तो उस समय राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति होती है। निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। आगे देखते हैं, राज्यपाल को सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी 163वें अनुच्छेद में और उसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। 164वें अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होगी। मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करेगा और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री सलाह से राज्यपाल नियुक्त करता है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। 165वें अनुच्छेद में राज्य सरकार के लिए एक अधिकारी होता है महाधिवक्ता, जो कि विधिक सलाह देने का काम करता है। 167वें अनुच्छेद में CM अर्थात मुख्यमंत्री राज्यपाल को सारी सूचनाएं देने का कर्तव्य है, ये वर्णित है इसमें। और ये भी है कि राज्यपाल मांगे तब भी सूचना दे। 168वें अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडलों के बारे में है, जिसमें कि राज्य का विधानमंडल 2 सदन और 1 राज्यपाल अर्थात 3 से मिलके बनता है। भारत में ज़्यादातर राज्यों में 1 सदन है जिसे विधानसभा कहा जाता है और विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। तो ये पूरा
आज हमने राज्यों की कार्यपालिका और विधानमंडल को शुरू किया है, अर्थात विधायिका को शुरू किया है। बहुत ही यूज़फुल जानकारी है, इसे आप देख करके, और जब मैं यहाँ से हट जाता हूँ तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट लें और आप नोट्स बनाएं, और निश्चित रूप से आपको जानकारी प्राप्त होगी और नॉलेज बढ़ेगी आपकी। यदि आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करें, और यदि अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।